हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी कौन सी क्लास होगी मैं इसके बारे में बताती हूँ। मैंने कहा था कि जब क्लास करेंगे तो बताएंगे। इससे पहले हमने जो क्लास की थी अपनी, वो हमने एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट की थी। ज्योग्राफी का एस्ट्रोनॉमी टॉपिक कंप्लीट किया था फुल, ठीक है। 10-12 क्लासों में 13 क्लासों में कंप्लीट हो गया था। और आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे आज भूगर्भ विज्ञान, यानी कि जियोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी में हमने क्या पढ़ा? एस्ट्रोनॉमी में हमने पढ़ा जो आसमान में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, हम ऊपर मुँह करके जो भी चीज़ देख रहे हैं उसके बारे में हमने जो पढ़ा उसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। अब हम जिस धरती पे खड़े हैं उसके अंदर जो चीज़ हम पढ़ने जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, तो उसको हम कहते हैं जियोलॉजी, यानी कि जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? भूगर्भ, यानी कि जियोलॉजी। आज हम जियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जमीन की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक पहले वैज्ञानिक हुए, सबसे पहले वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एडवर्ड सुइस। क्या नाम था? एडवर्ड सुइस। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपनी थ्योरी दी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, सियाल, सीमा और निफे के नाम से। कैसे? इन्होंने कहा ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पूरी पृथ्वी, जैसे पूरी इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या, पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उससे ही पता लगाया। जैसे कि हम कोई तरबूज लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे हम मार्केट में तरबूज लेने गए तो तरबूज का मीठा है, लाल है, कैसा है, उसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं और उसी से हम पूरा पता लगा लेते हैं कि ये कैसा है, मीठा है, लाल है, कैसा है। ऐसे ही इन्होंने पृथ्वी का एक टुकड़ा लिया, इस तरीके से ऐसे टुकड़ा लेते हैं और इसी का अध्ययन, अब इसको हम बड़े में बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बड़े में यहाँ बना लिया, ये उठा के यहाँ बना लिया, ठीक है। अब इसी का अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने पहले क्या कहा, जो ऊपरी हिस्सा है इसको इन्होंने कहा सियाल, ठीक है, सियाल। और उसका बीच का हिस्सा, इसे इन्होंने कहा सीमा, ठीक है। और इसका सबसे निचला हिस्सा, उसको इन्होंने कहा निफे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जहाँ हम खड़े हैं, उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत अधिक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा, और ये बहुत एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और फिर ये है सीमा। इसका मतलब हुआ कि जो बीच वाला हिस्सा है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। अब इसका सबसे निचला वाला हिस्सा, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें निकल और फेरस की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है, निकल और फेरस की मात्रा सबसे अधिक है। तो अब इन्होंने कहा कि इसका घनत्व को भी इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर में पृथ्वी के, ठीक है, कि यहाँ सियाल की मात्रा ज़्यादा, यहाँ सीमा की है, यहाँ निफे की मात्रा ज़्यादा। और इन्होंने कहा कि इसका घनत्व कैसे कैसे है। तो इन्होंने कहा कि इसका जो घनत्व है, सियाल का जो घनत्व है 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सियाल का, और 5 से 7 पर सेंटीमीटर क्यूब आपका सीमा का घनत्व है। और सबसे ज़्यादा घनत्व इसका है 9 से 11 पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनत्व। अब सोचो कि पर सेंटीमीटर क्यूब होता क्या है ना, समझ में आएगा पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है। तो उसके लिए हम समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं क्यूब। जैसे मान लो मैं बताती हूँ आपको कि 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा कोई बॉक्स लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उस बॉक्स में जो भी चीज़ भरते हैं, जैसे मान लो हम उस बॉक्स में मिट्टी भरते हैं, तो उसका वजन करने पे जितना उसका वजन आएगा वो उस बॉक्स का घनत्व, वो मिट्टी का घनत्व होगा। अब जैसे उसमें हम जैसे पत्थर भर देते हैं तो उसका घनत्व अलग होगा, उसमें हम राख भर देते हैं उसका घनत्व अलग होगा, मान लो उसमें थूक भर दिया तो उसका घनत्व अलग होगा, उसमें पानी भर दिया तो उसका घनत्व अलग होगा।
पर 1 सेंटीमीटर चौड़ा और लंबा और ऊंचा ही बॉक्स लेंगे, तब हम घनत्व को डिफाइन कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। देखते रहिए मैं बॉक्स कैसे बना रही हूँ। आता मुझे भी नहीं है पर मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। बन गया ना? क्यों? ये क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सेंटीमीटर 3 है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर क्या निकाला इन्होंने कि 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 ग्राम सेंटीमीटर पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जैसे इसको मतलब 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसको है इन्होंने कहा है कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब ये सबसे ज़्यादा इन्होंने कहा 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने कहा है कि इसका घनत्व सबसे कम है सियाल का, उस सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो नीफे का है, और उससे कम घनत्व सीमा का है, ठीक है। अब टोटल मिला के इनका कितना हो गया? 5 2 7, 7 और 11 18, 18 हो गया ना। 18 को 1 2 3 से भाग कर दो, कितना आएगा? 3 छक 18, लगभग ये 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आपका। तो ये जो क्या है, लगभग इन्होंने पृथ्वी का जो घनत्व है, जो मानक घनत्व है पृथ्वी का, वो टोटल है पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है ये पृथ्वी का घनत्व है। तो लगभग वही घनत्व इन्होंने लगभग सेम निकाला था, ठीक। पर क्या हुआ कि इनकी थ्योरी को आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फेल कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसको नहीं माना, ठीक है। तो ये सियाल सीमा निफे खत्म हो गए, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये हम इसको ऐसे डिवाइड ना करके दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी को ऐसे पढ़ते हैं। अब वो कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि समझ में नहीं आए, मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने ये पृथ्वी का टुकड़ा लिया, ये पृथ्वी का टुकड़ा लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ऊपर वाले हिस्से को 3 भागों में ही बांटा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से को इन्होंने बोला क्रस्ट, इसको बोला मेंटल, इसको बोला मेंटल, और इसको बोला कोर। उन्होंने सियाल सीमा निफे को नकार दिया। उन्होंने कहा सबसे ऊपरी हिस्सा, बीच का हिस्सा और सबसे कोर हिस्सा, सबसे अंदर का हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्रस्ट जो है इसका घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व है लगभग 1%। घनत्व नहीं, आई एम सो सॉरी। इसका जो ये पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला एरिया है वो पृथ्वी का 1% है, टोटल पृथ्वी का 1%, ठीक है। और जो मेंटल एरिया है वो टोटल पृथ्वी का 83% है। कितना? 83%। और जो कोर हिस्सा है वो 16%, थोड़ा सा परसेंट हो गया ना। तो जो जिस पे हम रहते हैं, जिसमें हम खुदाई करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, बहुत गहरा गहरा तक मतलब जाते हैं,
हम सोचते हैं हम बहुत गहराई तक ज़मीन के अंदर उतर गए, तो वो क्या है, पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का 1% हिस्सा है। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, मेंटल, सबसे ज़्यादा खतरनाक। और ये क्या है, जैसे कि तरल अवस्था में है। कैसी तरल अवस्था, जैसे कि आपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा होगा कि वो लिबलिबा रहता है वहीं की वहीं, फैलता नहीं है, ठीक है। जो चीज़ लिबलिबी रहती है, मतलब जैसे मान लो प्लास्टिक है, कोई रबड़ की बॉल देखी होगी, उसको ऐसे दबाओ फिर वो छोड़ दो, फिर वैसी हो जाती है, मतलब वो उसको कहीं से निकलने की जगह नहीं मिलती है। उसी अवस्था में क्या है, यहाँ पर मैग्मा है सारा, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में। मेंटल पूरा प्लाज्मा अवस्था में है। और ये क्या है, ये भी लिक्विड है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड अवस्था में है कोर। तो अब इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर में मापा लोगों ने, सारे वैज्ञानिकों ने। फिर उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था, पर उनका ये भी समझ नहीं आ रहा, इसके भी इन्होंने पार्ट कर दिए। तो जैसे इस लाइन को इन्होंने कहा, क्या कहा, अब इन्होंने 3 भागों में तो बांट दिया, पर इस लाइन को इन्होंने कहा मोह रेखा। मोह नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनकी ये खोज थी, तो उनके नाम पे ये रखा मोह रेखा, ठीक है। अब ये जो रेखा थी, इसका नाम रखा गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है। दो, क्रस्ट और जो मेंटल को अलग करती है वो है मोह रेखा, और जो मेंटल और कोर को अलग करती है वो है गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लो, मोह मतलब मोह और गुटेनबर्ग की, इसको लिख लो मग, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मग, मोह और गुटेनबर्ग। मेरे टीचर ने भी ऐसे ही पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ। मोह और गुटेनबर्ग, इसकी शॉर्ट ट्रिक है मग, याद रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर क्या हुआ कि अब वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब मज़ा नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि अब इसको और ज़्यादा डिवाइड कर दो। कैसे, इसका वर्गीकरण और तरीके से कर दो। कैसे किया उन्होंने, इसको मिटाती हूँ और बताती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इसका और वर्गीकरण किया, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे किया, ठीक है। पहले इन्होंने 3 भागों में ही बांटा था, जो कि एक मोह रेखा और गुटेनबर्ग रेखा के आधार पे। अब इन्होंने क्या किया, मान लो ये और ये, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी मोह, ठीक है, और ये हो गई गुटेनबर्ग, ठीक। और ये जो मेंटल हिस्सा है, ये हो गया कोर, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया क्रस्ट। तो ये जो मेंटल हिस्सा है, मैंने बताया ना कि ये प्लाज्मा अवस्था में है। सारे भूकंप, ज्वालामुखी जो भी पृथ्वी पे आते हैं वो इसी मेंटल की वजह से आते हैं, क्योंकि जब ये ऐसे ऐसे हिलता है तो उससे क्या होता है कि वो क्या होते हैं, हमारे यहाँ भूकंप आते हैं, पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, क्योंकि पूरा हम, ये जो क्रस्ट है पूरा इसी पे टहल रहा है, तैर रहा है। मानो कि हम जिस पृथ्वी पे खड़े हैं वो पृथ्वी का सिर्फ 1% हिस्सा है और वो तरल पे तैर रहा है। वो कैसे कैसे, कितना कितना बैलेंस्ड होगा उसके अंदर कि वो हमें रोका हुआ है ना। कभी कभी तो सोच के मुझे डर लगने लगता है, मतलब खौफ आता है अंदर से कि यार वो कैसे हमको रोका हुआ है, कभी उसका मन करे फट जाए वो, और फटता ही है, ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है, जब उसको जलजले आता है और बाहर निकल जाता है, पूरा उल्टी कर देता है बाहर, सारी चीज़ें बहने लगती है, मैग्मा लावा सारा आ जाता है बाहर। और कभी कभी क्या होता है, ये बाहर ना आके अंदर ही फट जाता है, अंदर ही फट के ठंडा हो जाता है। तो क्या है, अंदर ही यहीं पर सारे, मतलब मार्बल, पता नहीं क्या कौन कौन से पत्थर यहीं पर निकलते हैं, वो ठंडा होके उसके आसपास मिट्टी जम जाती है, वैसे पत्थर वत्थर निकलते हैं यहाँ, मार्बल वगैरह, ठीक है। अब ये कोर में है, यहाँ पर क्या होता है, ये तरल अवस्था में है, ये बहुत तरल अवस्था में है।
तो अब क्या किया इन्होंने, इनके दिमाग में क्या शैतानी आई वैज्ञानिकों को, 3 से मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब क्रस्ट के भी 2 पार्ट कर दो, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है। और मेंटल के भी 2 पार्ट कर दो, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। और कोर के भी 2 पार्ट कर दो, ऊपरी कोर और निचला कोर, ठीक है। अब क्या किया कि ये 2 लाइनें, तो ये 2 रेखाएं तो आपको याद करनी पड़ेंगी। याद क्या, बस मग याद कर लेना, मतलब मग, मोहो और गुटेनबर्ग, ठीक है। अब इसकी भी इन रेखाओं के भी 3 नाम हैं, वो भी मैं आपको याद करा देती हूँ। जो कोर है, ये यहाँ पर बहुत धातु मिलते हैं, है ना, लोहा, जैसे धात्विक पदार्थ जो हैं, इसको कहा जाता है धात्विक मंडल, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा धातु मिलते हैं। हमने पढ़ा था निफे, निकेल और फेरस की बहुत ज़्यादा मात्रा यहीं पर है, जाहिर सी बात है यहाँ धातु मिलते होंगे बहुत ज़्यादा। अब ये क्या है, सबसे ज़्यादा तरल अवस्था में भी यही है, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब इस रेखाओं के नाम याद करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, कर ले, कर ले, ये शॉर्ट ट्रिक है, कर ले। ये मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाई थी, मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, अच्छी बात है। तो इसका नाम है कोलोराड, कोलोराड रेखा, ठीक है। और इसका नाम है रेपेटी, 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 ठीक है। और इसका नाम है लेहमैन, ठीक है। इन दोनों को, मोहो और गुटेनबर्ग को आपको मग से याद करना पड़ेगा, मोहो गुटेनबर्ग, ठीक है। और इसको कोलोराड, रेपेटी और लेहमैन, इन जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन सी रेखा काटती है, वो है कोलोराड रेखा। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को कौन सी रेखा काटती है, रेपेटी। और ऊपरी कोर और निचले कोर को कौन सी रेखा डिवाइड करती है, वो है लेहमैन रेखा, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बनते हैं, पता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं कि क्वेश्चन टफ बनाएंगे, आपको पता होगा, आपने रट लिया कि कोलोराड, रेपेटी, लेहमैन ये हो गए, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर और निचला कोर, आपने तो सीधा सीधा से याद करा। पर वहाँ पर एग्जामिनर बैठे हैं भयानक भयानक क्वेश्चन बनाने वाले, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देंगे, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन सी रेखा अलग करती है, निचला क्रस्ट, वो ये भी तो कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल को कौन सी रेखा अलग करती है, वो नहीं, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन सी रेखा अलग करती है। तो आप तो जल्दीबाजी में लगा दोगे क्लोराइड, कोलोराड, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन ये कौन सी रेखा अलग कर रही है, इसको मोहो रेखा, दिख रहा है ना, मोहो रेखा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 बार आप इसको देखोगे, पढ़ोगे तो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि जो एडवर्ड साहब थे, उन्होंने जो थ्योरी दी, वो थ्योरी में उन्होंने सियाल, सीमा और निफे के नाम से पृथ्वी का अध्ययन किया था, आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। पर उनकी उस थ्योरी को कहा कि ठीक नहीं है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसको नकार दिया और नई थ्योरी दी उन्होंने। तो पृथ्वी के उसी भाग को उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया, पहले क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल को जो रेखा काटती है वो है मोहो, ठीक है। मोहो वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिकों के नाम पे इन रेखाओं के नाम रखे गए, वो है मोहो। और जो मेंटल और कोर को काटती है वो है गुटेनबर्ग, ठीक है। तो इसको आप मग से याद रखेंगे, मग मतलब मोहो और गुटेनबर्ग, ठीक है। और इधर जो फिर उन्होंने क्या किया, क्रस्ट, क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया और कोर को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जब इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के जो रेखा अलग करती है वो है कोलोराड, फिर ऊपरी मेंटल, निचले मेंटल को रेपेटी और ऊपरी कोर और निचले कोर को लेहमैन। तो इसको आप करले से याद करेंगे, कोलोराड, रेपेटी और लेहमैन, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा।